नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम एक्टिंग से रिलेटेड हर एक तरह की वीडियो अपलोड करते हैं और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रोटोवस्की का पूरा इंट्रोडक्शन और उनके टीचर कौन थे, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और कैसे उन्होंने पुअर थिएटर को स्थापित किया, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता कर दी हैं और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक बार उस वीडियो को देख लें, तब जाके ये वीडियो देखना, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और उनकी बुक के बारे में, जैसा कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं इसमें, जो लोग इसमें थिएटर में अपना एजुकेशन ले रहे हैं, लाइक ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर ऑफ थिएटर कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, है ना। So his idea about acting and theatre have contributed greatly in that they are reclaimed the essential importance and role of the actor. जेर्जी ग्रोटोवस्की का जो पुअर थिएटर का जो सिद्धांत था, उसके अंदर उन्होंने अभिनेता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है ना। वो चाहते थे कि अभिनेता निखर कर आए, क्योंकि जो चीज़ें लाइक जैसे कि अपना लाइट होता था, कॉस्ट्यूम होते थे, मेकअप होते थे, कहीं ना कहीं एक्टिंग को दबा देते थे। और आज के टाइम में भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारे जो हम प्लेस देखते हैं आज के टाइम में, तो हमें देखने को क्या मिलता है, एक अच्छी अच्छी लाइटें देखने को मिलती हैं, कॉस्ट्यूम्स अच्छी देखने को मिलती हैं, स्टेज अच्छा देखने को मिलता है। नो डाउट सारा कुछ ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा एक्टर नहीं खोना चाहिए और एक्टर की एक्टिंग नहीं खोना चाहिए। तो जेर्जी ग्रोटोवस्की ने यही किया। उसने वो सारी चीज़ें हटा करके उसने क्या किया, एक्टर को लेकर आया, है ना। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ही रिमाइंडेड पीपल दैट वन नॉट नीड एक्सपेंसिव सेट्स, लाइटिंग एंड ईटीसी, राइट। सेट लाइटिंग, यहाँ पे मैंने कॉस्ट्यूम लिखना था, मैंने फिर से सेट लिख दिया, सेट लाइटिंग, कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, एक्टर के जो जेर्जी ग्रोटोवस्की के जो एक्टर थे वो क्या पहनते थे, या तो कोई कॉस्ट्यूम नहीं होती थी, सिर्फ एक नेकर, चड्डी जैसे कह सकते हो आप लोग, है ना। अदरवाइज वो कुछ भी, जैसे हम लोग यहाँ पर कट्टे बोलते हैं, बोरा बोलते हैं, है ना, एक सैक, वो पहनकर उसके हिसाब से वो अपना एक्टिंग करते थे। उनको कुछ ज़्यादा ऐसे लोगों को दिखाना नहीं है कि अगर मैं राजा हूँ तो राजा की ही कॉस्ट्यूम पहनूंगा तो ही लोग समझ पाएंगे। जेर्जी ग्रोटोवस्की का सिद्धांत ये बिल्कुल नहीं कहता। When all elements are removed, only the essential are left, actor and audience। तो वो कहता है जब ये सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, सेट हो गया, लाइटिंग हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, तो फिर बचता क्या है, सिर्फ ऑडियंस और एक्टर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों का जो एक गैप होता था स्टैनिस्लावस्की के थिएटर में, जो हम प्रोसिनियम थिएटर में देखते हैं, एक स्टेज और ऑडियंस के बीच में एक गैप होता है, वो ग्रोटोवस्की ने ख़त्म कर दिया। पिछले वीडियो में आपने याद होगा, अगर देखा होगा तो याद भी रहा होगा, वो कहता है कि ऑडियंस और एक्टर इतने नज़दीक होने चाहिए कि ऑडियंस जो है अभिनेता के पसीने की गंध भी सूंघ सके, है ना, उसकी सांसें महसूस कर सके, इतना नज़दीक होना चाहिए। तो ये दो मेन एलिमेंट्स है, द रिलेशन बिटवीन एक्टर एंड ऑडियंस आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ थिएटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद इनकी बुक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टुवर्ड्स ए पुअर थिएटर, और 1968 में इन्होंने उसको पब्लिश किया था। इस बुक के अंदर आपको इनके जो इंटेंस ट्रेनिंग होती थी एक्टर को लेके, उससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी। इवन ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे जेर्जी ग्रोटोवस्की टुवर्ड्स ए पुअर थिएटर पीडीएफ, तो आपको बुक आ जाएगी। बुक अच्छी है, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग बुक है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेस हैं, तो इमेजेस हैं, और एक किस तरीके से एक एक्टर को उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, वो सब के बारे में बहुत डिटेलली लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये बुक मिल सके तो ये आज खरीद सकते हैं, खरीद लें, नहीं तो पीडीएफ आपको अवेलेबल है। फिर स्पेस के बारे में वो क्या कहता है, डाइवर्स सेटिंग, ऑर्डिनरी रूम्स एंड वेयर हाउस। जब पुअर थिएटर की बात कर रहा है वो, जब अपने थिएटर को पुअर थिएटर बना रहा है, तो आपको क्या लगता है
स्टैनिस्लाविस्की जिस तरीके से एक प्रॉपर स्टेज यूज़ करता था वैसे यूज़ किया होगा? नहीं। उनके लिए या तो कोई भी खुला हुआ मैदान चल जाता था जहाँ पर लोग आसपास बैठ जाएं और एक्टर बीच में परफॉर्म करते रहें। कोई भी ऑर्डिनरी रूम चल सकता था, कोई भी वेयर हाउस, कुछ भी, मतलब देयर शुड बी अ स्पेस, दैट्स इट। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक स्टेज होगा तो ही हम एक्टिंग करेंगे। Like Arthur, he saw no need to सेपरेट द एक्टर एंड ऑडियंस। इनके थिएटर में जैसे कि एंटोनिन आर्थोड का जो थिएटर है वो भी सेम उनका प्रिंसिपल था कि एक्टर और ऑडियंस को सेपरेट नहीं करना है ना। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे या फिर मैं जब भी एंटोनिन आर्थोड का जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा स्टैनिस्लाविस्की और एंटोनिन आर्थोड का जो डिफरेंस है एक्टिंग में, जो उनका प्रिंसिपल्स में, वो आपको मैं उसमें डिटेलली बताऊंगा, है ना। यहाँ पे बस एक मेंशन किया एक पॉइंट। ही वांटेड द एक्टर टू क्रिएट एवरीथिंग ऑन स्टेज वॉट एवर द एक्टर बिलीव, whatever he believe, so it could be the floor, maybe the boat, sea, etc। तो वो ये कहते हैं कि एक्टर अपने बॉडी से ही क्रिएट करे। अगर उसको एक समुद्र दिखाना है तो ऐसा नहीं है कि है ना उसको कुछ अलग तरीके से क्रिएट किया जाए या सेट बनाया जाए, वैसा कुछ नहीं है ना। कई बार होता है ना, हम प्लाईवुड को पेंट करके उसका सेट को हम एक ओशियन की तरह हम प्रेजेंट कर देते हैं, कर्टन्स यूज़ कर लेते हैं लोग उसको पेंट किया हुआ। वो ये कहता है कि एक्टर कुछ भी करे वो अपने बॉडी से क्रिएट करे। तो वो इमेजिन कर सकता है कि फ्लोर को एक समुद्र की तरह और उसमें एक बोट की तरह, वो जैसे भी है। और आप जब इसकी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ एक एक्टर किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। ओके, सो होली थिएटर आइडिया देखिए, होली थिएटर जो था वो ग्रोटोवस्की का नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ हम आइडिया ले रहे हैं। अच्छा, आप राइटिंग देखिए एक बार, हाँ शानदार ही लिखा है मैंने इस वाली पैराग्राफ में। ऊपर वाली देखिए, ये देखिए कितना इम्प्रूव है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ओके, तो होली थिएटर का जो आइडिया था, होली थिएटर जो प्रिंसिपल था वो पीटर ब्रुक का था। ये होली थिएटर का आइडिया इसीलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ही व्यूड थिएटर एज ए सेक्युलर रिचुअल टू वॉच स्पेक्टेटर विटनेस वर एडमिटेड। मतलब कि ये वो अपने होली थिएटर का आइडिया इसलिए बोलता है क्योंकि जो एक्टर है वो अपने आप को इसमें सिद्धि को प्राप्त करता है अपने अभिनय के द्वारा, है ना। इवन जो लोग इसके इस सिद्धांत वाले अभिनय को देखते हैं, पुअर थिएटर को जब देखते थे तो उनको एक अलग ही एहसास होता था, है ना, सिद्धि को प्राप्त करते थे। क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि सारा कुछ किसके ऊपर बेस्ड होता था, उनके फीलिंग्स के ऊपर, उनके थॉट्स के ऊपर, उनके इमेजिनेशन के ऊपर। क्योंकि बाकी जो आडंबर था वो सब नहीं होता था इनके थिएटर में, सिर्फ एक एक्टर होता था जो हर एक चीज़ अपने बॉडी के थ्रू क्रिएट कर देता था। तो हम ये उसके बाद ये पैराग्राफ आप देख लीजिए, मैं और जूम करता हूँ हल्का सा। हाँ, टुडे ग्रोटोवस्की इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ द मॉडर्न थिएटर and a significant innovator of the experimental theater movement. His techniques are easily grasped by school students. Poor theater can be performed at any bare space, so school drama departments with few resources often find this theater more attractive. तो ये स्कूल्स वगैरह के लिए, कॉलेजेस वगैरह के लिए थिएटर बहुत अच्छा है। और स्कूल कॉलेजेस क्या, आजकल तो मतलब देखा जाए तो बहुत सारा थिएटर एक हर कोई गरीब रंगमंच ही कर रहा है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, जिनको फंड मिल जाता है या फिर स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, वो लोग अच्छा थिएटर कर पाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर छोटी छोटी जगहों पे उन्होंने सबने गरीब थिएटर ही किया है और कर भी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेजेस, बट ये अच्छा है स्कूल और कॉलेज के लिए, ये बहुत अच्छा है कि उनको ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। उनको ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा स्टेज, लाइट कॉस्ट्यूम हमें चाहिए तो ही हमारे बच्चे प्ले करेंगे या तो ही वो सीखेंगे, नहीं। इसकी एक्सरसाइजेस हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी बात, स्कूल वालों को हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी जगह पर भी हम बिना लाइट कॉस्ट्यूम के भी हम ये प्ले कर सकते हैं। और ताकि और ये बाकी स्कूल्स को इसीलिए भी पसंद आता है पुअर थिएटर, इसीलिए ये मेथड वो स्टैनिस्लाविस्की, क्योंकि हर एक चीज़ रियलिस्टिक चाहिए। अगर मान के चलिए, अगर आप हैमलेट का कैरेक्टर कर रहे हो तो हैमलेट को उस तरीके रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कॉस्ट्यूम वैसी चाहिए, मतलब एक पूरा यथार्थ को वो टच करना चाहिए, है ना। ये है स्टैनिस्लाविस्की का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। और बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी अपने टाइम पर रहे। पूरा ये हो गया। अच्छा, ये
आप एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो मेरा चश्मा लगा है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ करना, मैं ज़्यादा दूर का देख नहीं पाता। अरे हो जाए यार। हाँ, इस भागीदारी का आधार बिंदु अभिनेता के द्वारा संपन्न होने वाली ये क्रिया है जिसे हम अभिनय कहते हैं। अपने रंगमंच के लिए ग्रोतोवस्की के पवित्र अभिनय की, देखो आ गया ना, पवित्र अभिनय की एक अवधारणा प्रचलित की, जिसे हासिल करने का एक रास्ता भी दिया और जिसे खुद उन्होंने वाया नेगेटिव यानी नकार के जरिए हासिल किया जाने वाला रास्ता की संज्ञा दी है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए ग्रोतोवस्की एक पवित्र अभिनेता और एक आम अभिनेता, अब आम अभिनेता क्या है वो ब्रैकेट में लिखा है, ग्रोतोवस्की इस आम अभिनेता को तवायफ अभिनेता की संज्ञा देते हैं, यानी जो अपने शरीर को सार्वजनिक करने के क्रम में दूसरों के मौज मजे का साधन बनता है। समझते रहिए, एक एक लाइन, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, सिंपल है। बनता है के बीच तुलना करके, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक पवित्र अभिनेता और एक आम अभिनेता के बीच तुलना करके दोनों की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं, ग्रोतोवस्की जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो कहते हैं आमतौर से प्रचलित अवधारणा है कि अभिनेता अपने विशाल अनुभव संसार के सहारे अपने निजी शास्त्रागार का निर्माण कर सकता है, यानी पद्धतियों, हुनर और दांवपेचों का संग्रह। यहाँ से वो कुछ चुने हुए शस्त्रों का एक समूह उठाकर अपने किसी एक रोल में फिट कर लेता है। यही तो करते हैं स्टैनिस्लावस्की के मेथड में, है ना। हम इधर से हम आसपास की चीज़ों से हम क्रिएट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से वो कुछ चुने हुए शस्त्रों का एक समूह उठाकर अपने किसी एक रोल में फिट कर लेता है और इस तरह दर्शकों को काबू करने के लिए जरूरी अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्रागार कुछ नहीं, बासी भंगिमाओं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्लीशे बोलते हैं, बासी भंगिमाओं का एक संग्रह है जो अभिनेता को तवायफों के दायरे में ला खड़ा करता है। तो जो आम अभिनेता है, इस ग्रोतोवस्की के जो पुअर थिएटर का जो प्रिंसिपल है, उसने और ग्रोतोवस्की ने दो हिस्सों में बांटा, एक आम अभिनेता, एक पवित्र अभिनेता, है ना। पवित्र अभिनेता इनके अनुसार इनका जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो हैं, क्योंकि वो एक सही तरीका इनके हिसाब से है, ग्रोतोवस्की के हिसाब से अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने का। लेकिन वो ये कहते हैं एक आम अभिनेता वो हो गया जो आसपास अपने संसार से सब कुछ देखता है और उससे सीखता है और उसमें अपने हाव भाव डालकर लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। तो उसको कहते हैं कि एक समय पर आकर ये क्लीशे क्रिएट करने लगता है, बासी हो जाती है ये चीज़, क्योंकि आप कब तक एक ही कैरेक्टर को, वो उनका मानना है, कब तक आप एक ही कैरेक्टर को एक ही ढंग से प्रेजेंट करते रहोगे। क्योंकि अगर उसको रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करना है, अगर पुलिस वाला है तो उसको पुलिस वाले की तरीके से ही तो प्रेजेंट करोगे, कुछ और तो नहीं बनाओगे ना। तो ये उनका कहने का मतलब है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, इनके इन्फ्लुएंसेस, मैंने लास्ट टाइम स्टैनिस्लावस्की बताया था, इनके इन्फ्लुएंस में इनके ऊपर जिन जिन निर्देशकों का या जो थिएटर में जो रंगकर्मी थे उनका क्या प्रभाव पड़ा। एक स्टैनिस्लावस्की है, देन बर्टोल्ट ब्रेख्ट है एंड मेयरहोल्ड, ठीक है। इन तीनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर। हिज वर्क बेस्ड ऑन एक्टर्स ट्रेनिंग, उनका जो सारा काम था वो अभिनेता की तैयारी के ऊपर ही वेस्ट था, कि अभिनेता को ट्रेन करते थे, वो मेन अभिनेता को ट्रेन करते थे, ताकि क्योंकि उनका मेन एलिमेंट है वो, है ना, ऑडियंस एंड एक्टर, ये दो मेन एलिमेंट्स है, इन्हीं के ऊपर वो काम करते थे, अपने एक्टर को ट्रेन करते थे। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इंटेंस ट्रेनिंग कहा जाता है पुअर थिएटर में। ग्रोटोवस्की का जो एक्टिंग मेथड है, इट्स नॉन एज इंटेंस ट्रेनिंग मेथड, इंटेंस एक्टर ट्रेनिंग मेथड, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। मतलब एक आप अगर आप बुक डाउनलोड करेंगे या फिर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बॉडी को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के रख देते थे वो। पुअर थिएटर इज ए नॉन कमर्शियल थिएटर, ये नॉन कमर्शियल थिएटर होता है। पुअर थिएटर फेज जो इसका दौर रहा 1959 से 1970 तक रहा। और ये अच्छा देखो, जो मैंने हैमलेट के बारे में बताया था, अगर आप रियलिस्टिक प्ले कर रहे हो तो आपको हैमलेट जैसा है वैसे ही करते थे। ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटेड ऑन क्लासिकल वर्क्स चेंजिंग देयर सेटिंग फॉर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस।
ये प्ले के सेटिंग्स को आज के हिसाब से बनाने के लिए उसके सेटिंग को फेरबदल कर देते थे, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट करते थे, इसीलिए याद है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, लेबोरेटरी थिएटर, लैब में क्या करता है बंदा, एक्सपेरिमेंट करता है ना। तो ये अपने अभिनेताओं के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट के बारे में देखिए, अच्छा ये मैंने इंपॉर्टेंट बताने के लिखा है ये रेड कलर में, फिजिकल मूवमेंट वाज द की कंपोनेंट फॉर पुअर थिएटर। मतलब ये इनका एक मेन औजार था, फिजिकल। एक आपको याद है मैंने जब ये वीडियो डाला था ये इसका नाट्य शास्त्र के ऊपर, मैंने 4 तरह के आपको अभिनय बताए थे, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो आप कह सकते हैं इनका जो पूरा सिद्धांत था वो आंगिक अभिनय पर आधारित था। हर एक चीज़ ये बॉडी से ही क्रिएट करते थे, है ना। फिजिकल मूवमेंट्स ज़्यादा होते थे और डायलॉग के नाम पर साउंड्स यूज़ करते थे, वॉइसेस यूज़ करते थे, है ना। इस तरीके का इनका अभिनय हुआ करता था। अब यहाँ हम देखेंगे एक और, यहाँ पर हमारे पास मैंने एक और फोटो डालकर रखी है यहाँ पर। पीटर ब्रुक क्या कहते हैं, पीटर ब्रुक ने एक जगह कहा है, मेरे जानते स्तानिस्लावस्की के बाद किसी दूसरे आदमी ने अभिनय की प्रकृति, इसके स्वभाव, इसके अर्थ और इसकी मनोशारीरिक संवेगात्मक प्रक्रिया को प्रकृति और विज्ञान और उतनी गहराई और व्यापकता के साथ खोज नहीं की जितनी ग्रोतोवस्की ने। समझ में आ गया। तो मतलब पीटर ब्रुक कहते हैं स्टैनिस्लावस्की के बाद अगर अभिनय पर, एक्टर के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया उनके देखते हुए, तो वो थे ग्रोटोवस्की। तो ये है आज का वीडियो, इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताए, इन्फ्लुएंसेस मैंने बता दिया, इनकी बुक के बारे में मैंने बताया है, और आम अभिनेता और एक पवित्र अभिनेता में क्या फ़र्क है। इन्होंने आम अभिनेता को तवायफ क्यों कहा है, जो लोगों के मनोरंजन के लिए अपने आप को बदलते हैं, इसीलिए सॉरी ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद भी ये मैंने आपका पुअर थिएटर ख़त्म कर दिया यहाँ पर। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।